बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट राना अली असगर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राना एंड डाटर्स लॉ एसोसिएशन। आज का हमारा लेक्चर जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के बारे में है। इसको हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और इसके सेक्शंस जो हैं इस तरह फर्दर हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि ये क्या कहते हैं। एक्चुअली लॉ की दो तरह के कानून हैं। एक होता है प्रोसीजरल लॉ और दूसरा होता है सब्सटेंटिव लॉ। क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ 1898 ये एक प्रोसीजरल लॉ है जिसके मुताबिक किसी भी ऑफेंस का जो ट्रायल है वो पुलिस के एफआईआर से लेके एक कंप्लेंट से लेके उसका टिल एंड टू डिसीजन तक उसका जो है पूरा प्रोसीजर सीआरपीसी में मौजूद है। जो पुलिस ऑफिसर्स कंसर्न थाने की होती हैं उनकी कौन सी क्या ड्यूटीज़ हैं, वकला की क्या ड्यूटीज़ हैं, अदालत में जजेस की क्या ड्यूटी हैं, ये सारे का सारा प्रोसीजर किस तरह केस जो है वो ट्रायल होगा वो सारा उसकी जो गाइडलाइन है वो हमें सीआरपीसी जो है वो बताती है। ये बहुत ही अहम लॉ है। इसके बारे में जो मेरे सीनियर वकला हज़रात हैं उनको तो पता है, जो नए दोस्त इस फील्ड में आए हैं अभी करंटली जिन्होंने लाइसेंस हासिल किया है उनके लिए ये बहुत अहम चीज़ है कि पता होना चाहिए, क्योंकि पूरे का पूरा क्रिमिनल केस जो है वो सीआरपीसी के प्रोसीजर के तहत जो है उसका ट्रायल होता है। तो उसके अंदर जो चीज़ें हमें उसने दी हुई हैं वो सारी हम उसको फर्दर सेक्शन वाइज जो है उसको डिस्कस करेंगे। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 का पहला जो सेक्शन है, जैसे दूसरे लॉ हैं उसके अंदर इसका भी शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट के इसका जो है नाम क्या होगा और इसकी इनेक्टमेंट जो है ये कहाँ कब से एप्लीकेबल होगा, ये चीज़ उसके अंदर जो है वो उन्होंने बताई हुई है। ये 1 डे ऑफ जुलाई 1898 से एप्लीकेबल है और एज इट इज़ ही पाकिस्तान ने इसको अपने ऊपर जो है कंट्री में राइज किया हुआ है। जो चीज़ें हमारे कंसर्न नहीं थी उनमें अमेंडमेंट्स की हुई हैं, जो सेक्शन इसके हमें नहीं रिक्वायर्ड थे वो रिपील कर दिए गए हैं या इस प्रोसीजर से हमें। नेक्स्ट इसका दूसरा सेक्शन है वो रिपील्ड है, उसमें जो है ना वो कोई चीज़ नहीं है हमारे लिए। तो अगला इसका जो है वो सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 में कहता है रेफरेंस टू कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड अदर रिपील्ड इनहेंसमेंट, कि जो इससे पहले क्रिमिनल प्रोसीजर के लॉ बनाए गए थे वो उनकी इनहेंसमेंट जो है वो इस लॉ के आने की वजह से वो डिस्टर्ब नहीं होगी, वो भी एप्लीकेबल हैं और उनको भी एज इट इज़ जिस तरह ये हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है सीआरपीसी की तरह उसके अंदर से भी हम रेफरेंस जो है वो ले सकते हैं। और इसके सब सेक्शन 2 में एक्सप्लेन किया गया है एक्सप्रेशंस इन फार्मर एक्ट इन एवरी एक्टमेंट पास बिफोर दिस कोड कम्स इनटू फोर्स, कि इस में जो बात इस सेक्शन में की गई है कि इससे पहले सीआरपीसी के नाफजुल अमल होने से पहले जो कोड इनफोर्स थे, द एक्सप्रेशंस ऑफिसर एक्सरसाइजिंग आर हैविंग द पावर आर द फुल पावर्स ऑफ अ मजिस्ट्रेट सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट, तो उसके अंदर जो ऑफिसर्स का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ गया है। तो उसका मतलब है कि जितने भी हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं, सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट्स हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं और सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट हैं सेकंड क्लास हैं, शैल रिस्पेक्टिवली टू बी डीम्ड टू अ मेन मजिस्ट्रेट, इन सब को हम जो है एज अ मजिस्ट्रेट ही कंसीडर करेंगे और ये सारे मजिस्ट्रेट ही होते हैं। ऑफ द
फर्स्ट क्लास के, मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास और सेकंड क्लास के, एंड मजिस्ट्रेट ऑफ द थर्ड क्लास के। इस तरह मजिस्ट्रेट्स की जो है वो डिवीजन की गई है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। ये सारे होते तो मजिस्ट्रेट ही हैं, लेकिन इनकी पावर के अंदर फ़र्क होता है कि फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट जो है वो कितनी सज़ा तक जो केसेस हैं उनको देख सकता है, और सेकंड क्लास का जो मजिस्ट्रेट है वो उसकी पावर कितनी है सज़ा देने की, और थर्ड क्लास की इनकी असल में एक्चुअली सज़ा देने की पावर जो है वो ही इनके दर्जे जो हैं ये इनको मुतय्यन करती है, और इसके साथ ही इसको कंसिडर किया जाता है। इसका सेकंड फोर्स है डेफिनेशंस, कि इस CRPC जो प्रोसीजरल कोड है इसके अंदर जो डेफिनेशंस और जो वर्डिंग हमने इस्तेमाल की है उसको एज इट इज़ जो है वो कंसीडर किया जाएगा, अदर दैन दिस इसका कोई और मीनिंग जो है वो नहीं लेंगे, जैसा इसका मतलब इस प्रोसीजर कोड में दिया गया है वैसा ही है। तो इसमें देखते हैं, इन दिस कोड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। कहता है कि जैसा ही वही बात कि जैसा इस कोड के अंदर हमने डेफिनेशंस और एक्सप्रेशंस जो है वो दिए गए हैं उनका यही मतलब है, अनटिल अनलेस कि किसी और लॉ के अंदर इसकी कोई मीनिंग और अगर है स्पेशल लॉज में या लोकल लॉज में तो वो उसको स्पेशली वहाँ पे डिफाइन किया गया होगा, अदरवाइज यही इसका मीनिंग होगा जो CPC के अंदर CRPC के अंदर मौजूद है। ए के अंदर इसमें बताता है एडवोकेट जनरल, कि एडवोकेट जनरल जो है वो कौन होता है और उसकी क्या ड्यूटीज होती हैं। एडवोकेट जनरल इंक्लूड्स आल्सो अ गवर्नमेंट advocate or where there is no advocate general or government advocate shall officer as the provisional government may from time to time appoint in this behalf। के एडवोकेट जनरल जो है वो एक सरकारी प्रोसिक्यूटर होता है जो केसेस गवर्नमेंट के खिलाफ रजिस्टर्ड होते हैं, जिनका गवर्नमेंट के वकील जो हैं वो अपीयर होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और उनको हम उर्फ़ आम में सरकारी वकील भी कहते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी कहते हैं। तो वो उनका जो वकील होगा वो एडवोकेट जनरल या उसके ऑन बिहाफ जो दूसरे अफसर वकला जो तैनात किए गए हैं वो इसका मीनिंग होंगे। बी में वो डिफाइन करता है बेलेबल ऑफेंस, कि बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस कौन कौन से हैं जिनकी बेल हो सकती है। यानी कि बंदे ने एक ऑफेंस किया है, ट्रायल उसका अभी नहीं हुआ, ट्रायल के दौरान वो कोर्ट में जाएगा, फेस तो करेगा, लेकिन वो पुलिस कस्टडी में या जेल में नहीं रहेगा, उसको जमानत के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। ऐसे ऑफेंसेस जो हैं वो कौन से होते हैं। कहते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, ये बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो हैं वो कौन से हैं। बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस शोन एज बेलेबल इन द सेकंड शेड्यूल, जो सेकंड शेड्यूल के अंदर, जहाँ पे सेकंड शेड्यूल के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिफाइन की हुई हैं कि कौन सा जो ऑफेंस है उसकी कितनी सज़ा है, वो बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, वो उसके ऊपर डिफाइन किया गया है। और इवन ज्यूरिसडिक्शन जो है कि ये किसकी ज्यूरिसडिक्शन में आता है, ये सेशन जज की ज्यूरिसडिक्शन में आता है या मजिस्ट्रेट की ज्यूरिसडिक्शन में आता है, ये सारी चीज़ें हमें सेकंड शेड्यूल से जो है वो मिल जाती हैं CRPC के सेकंड शेड्यूल में। आगे बताता है विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कहता है एक तो सेकंड शेड्यूल में है, इसके अलावा अगर किसी और लॉ के अंदर कोई ऑफेंस जो उसको डिफाइन किया गया है
तो उसकी पनिशमेंट के मुताबिक उसको बेलेबल बनाया गया है। तो वो ये CRPC का सेकंड शेड्यूल जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस मीन्स एनी अदर ऑफेंसेस, इसके अलावा जो दूसरे जो भी ऑफेंस होंगे वो नॉन बेलेबल हैं। नॉर्मली ये सारा बेलेबल और नॉन बेलेबल जी, तो बात हो रही थी बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की। इनमें शेड्यूल 2 में ये क्लियरली ब्रीफ है। जो बेलेबल ऑफेंस हैं वहाँ पे कोई भी मुजरम जिसके ऊपर किसी ऑफेंस करने का कोई चार्ज जो है वो लग चुका है और अगर उसकी सज़ा 10 साल या उससे कम है तो ऐसा ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस के ज़ुमरे में आता है। इसी वजह से उसकी बेल जो है वो इजीली मिल जाती है। और इसके अलावा नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो हैं वो जो प्रोहिबिशन क्लाज में फॉल करते हैं वो सारे नॉन बेलेबल ऑफेंस कंसीडर किए जाते हैं। या आप इसको सिंपली ऐसे समझ लें कि वो सारे ऑफेंस जिनकी सज़ा 10 साल से ज़्यादा है, डेथ भी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, 14 ईयर जेल भी हो सकती है, वो सारे प्रोहिबिशन क्लास में फॉल करते हैं। तो ऐसे ऑफेंस के अंदर जो है वो इमीडिएट बेल नहीं मिलती, उनकी बेल जो है बाद में कुछ उसकी सूरतें हैं कि नॉन प्रोहिबिशन क्लास में अगर जो है वो कोई केस फाल कर रहा है और मामला जो है फर्दर इंक्वायरी का है या उसके अंदर आप अभी जो है वो 2 साल हो गया केस चलते हुए लेकिन अभी तक जो है उसका कोई चार्ज या वो कोई चीज़ जो है वो सामने नहीं आई, तो जेंट्स की सूरत में 2 साल, अगर इन केस ऑफ मर्डर हो तो लेडीज़ की सूरत में 1 साल तक अगर वो मामला केस जो है वो पेंडिंग में है तो उनको बेल जो है वो ग्रांट हो सकती है। ये एक्सेप्शंस हैं। जनरली जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं वो ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट 10 साल या उससे कम है वो सारे बेलेबल ऑफेंसेस हैं। हर जुडिशरी के बहुत सारे प्रेसिडेंट्स PLDs मौजूद हैं, उनकी बेल जो है वो अमूमन ग्रांट हो जाती है। और जो नॉन बेलेबल हैं वो प्रोहिबिशन क्लास में जो ऑफेंसेस फॉल करते हैं वो सारे नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। नेक्स्ट है C सबसेक्शन C, इसमें चार्ज है। चार्ज को एक्सप्लेन वो कर रहा है कि चार्ज क्या है। चार्ज इन जनरल ये एक वो इल्ज़ाम होता है जो किसी भी मुल्ज़म के ऊपर जो है वो लगाया जाता है कि ये आपने ऑफेंस जो है वो कमिट किया है। जिस वक़्त तक कोई चार्ज कोई इल्ज़ाम प्रूव नहीं होता तो हम किसी भी शख्स को मुजरम नहीं कह सकते। वो मुल्ज़म होता है, उसके ऊपर इल्ज़ाम होता है। जब उसके ऊपर वो चार्ज जो है वो प्रूव हो जाता है एविडेंस की रोशनी में तो फिर वो बंदा जो है वो मुजरम कहलाता है। उससे पहले जब तक कोई चार्ज प्रूफ ना हो तो उसको जस्ट एज अ इल्ज़ाम ही लिया जाता है कि अभी तक ये बंदा इट विल डीम टू बी अ इनोसेंट टिल द प्रूफ ऑफ चार्ज। तो वो चार्ज किसी भी ऑफेंस में एक और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कोई FIR कटी है, उसमें कोई एक आदमी है तो वो चोरी करने के लिए गया था, चोरी करने के दौरान जब घर वाले जाग गए तो वो उनके साथ लड़ाई होगी तो उसने किसी बंदे को मार भी दिया तो वो उसके ऊपर और भी चार्जेस जो हैं वो लग जाएंगे, या किसी को उसने सीवियरली इंजर्ड कर दिया तो ये इस तरह के चार्जेस जो हैं वो और चार्जेस भी उसके ऊपर जो हैं वो हो जाते हैं। नेक्स्ट इसका सेक्शन 4 का सब सेक्शन F है जिसमें कॉग्नाइजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस की जो डेफिनेशन है वो हमें वो बता रहा है। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस काबिले दस्तंदाजी पुलिस, वो ऑफेंसेस जिनके अंदर पुलिस इमीडिएट एक्शन ले सकती है, बंदे को अरेस्ट कर सकती है, वो सारे कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के ज़ुमरे में आते हैं। और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिनमें जो नाकाबिले दस्तंदाजी पुलिस होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई बीवी शोहर की आपस में लड़ाई हो गई है
तो बीवी कहती है जी मेरे चोर के साथ जो है ना वो झगड़ा हो गया है, तो उसके खिलाफ FIR कटे। तो ऐसे, या कोई बेटा जो है वो जाके कंप्लेन करता है जी मुझे मेरे बाप ने जो है वो डांटा है या मारा पीटा है, तो वो उसके खिलाफ। तो ऐसे नॉर्मली ये माइनर किस्म के जो वो चीज़ें होती हैं, इनको नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस कहा जाता है। इसके अंदर पुलिस जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती। इसकी कंप्लेंट भी जो है अगर वो अपने पास लिखते हैं तो वो सेक्शन CRPC का सेक्शन 155 है, जिसके तहत वो कंप्लेंट रजिस्टर कर देते हैं, लेकिन वो उसमें कोई इंक्वायरी या कोई तहकीक वगैरह नहीं करते टिल के मजिस्ट्रेट 156 के तहत उनको ऑर्डर दे कि आप इसके ऊपर जो है वो तफ्तीश करें, तो फिर वो पुलिस ऑफिसर जो है वो उसके ऊपर नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के ऊपर जो है वो तफ्तीश कर सकता है। नेक्स्ट इसका सब सेक्शन है H, जिसमें कंप्लेंट के बारे में बताया गया है कि कंप्लेंट जो है उसका क्या मतलब है, कंप्लेंट क्या चीज़ होती है। कंप्लेंट मीन्स द एलिगेशन मेड ओरली आर इन रिटर्न टू अ मजिस्ट्रेट, कि मजिस्ट्रेट के सामने किसी बंदे ने रिटर्न में कोई कंप्लेंट जो है वो फाइल की है, या ओरली उसने ज़बानी जो है उसको बताया है कि जी मेरे खिलाफ ये ऑफेंस जो है वो सरदर्द हुआ है, या किसी और के खिलाफ ऑफेंस जो है वो सरदर्द हुआ है। यानी कि ये बात बड़ी नोटेबल है कि क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड में कोई भी बंदा ऐसा जिसके खिलाफ कोई जुर्म सरदर्द नहीं हुआ, कोई ऑफेंस उसके खिलाफ तो सरदर्द नहीं हुआ, किसी और के खिलाफ सरदर्द हुआ है, तो वो बंदा भी जो है वो कंप्लेंट कर सकता है, और वो भी बंदा भी FIR जो है वो लिखवा सकता है किसी नॉन और अननोन मुजरम के खिलाफ। लेकिन जो सिविल के केसेस होते हैं, सिविल के केसेस में सिर्फ वही बंदा कंप्लेन जो है वो अपनी जो नॉलेज जिसको कहते हैं या मुकदमा जिसको कहते हैं वही फाइल कर सकता है जो अग्रीव्ड हो, जिसको किसी किस्म का रंज पहुंचा हो या कोई मसला हो, तो वही बंदा जो है वो अपना केस जो है वो फाइल कर सकता है। लेकिन क्रिमिनल में ऐसा नहीं है। कोई भी बंदा जिसने कोई ऑफेंस होते हुए देखा है या उसके सामने कोई ऑफेंस हुआ है, तो वो जाके पुलिस में या मजिस्ट्रेट के सामने वो कंप्लेंट जो है वो कर सकता है। कंप्लेंट एक्चुअली एक तरीका तो होता है कि आप पुलिस में गए हैं तो वहाँ पे जाके आपने FIR दर्ज करवा दी है। दूसरा इसका है कि सेक्शन 200 के तहत आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो गए हैं, मजिस्ट्रेट को आपने अपनी बात रिटर्न में या ओरली बताई है, तो वो उसके ऊपर वो थाने को जो है वो ऑर्डर करता है कि इसके ऊपर FIR काटें और इसको केस को इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेट करें। तो इसमें वही चीज़ ये बता रहा है टू द मजिस्ट्रेट विद द व्यू टू दिस टेकिंग एक्शन अंडर द कोड, कि वो इस कोड के तहत जो है वो उसकी कंप्लेंट के ऊपर एक्शन ले। डेट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन, यही बात कि इसमें वो कंप्लेंट जो है वो किसी नोन या अननोन पर्सन के खिलाफ है। इट डजेंट मैटर कि अब ये कंप्लेंट जो है वो अगर आप किसी मुजरम को जानते ही हैं तो फिर ही आप कंप्लेंट करवा सकते हैं। कोई ऑफेंस हो गया है तो आप नहीं जानते, जैसे रात को कोई किसी के जानवर जो हैं वो उधर से उसकी चोरी कर ली उसने, तो वो उसको बंदे का तो नहीं पता अभी कि कौन वो बंदे थे, तो वो नाम लूँ मुजरमों के खिलाफ उसकी FIR जो है वो कटवा सकता है। बट इट डज नॉट इंक्लूड द रिपोर्ट ऑफ अ पुलिस अफसर, यानी कि कंप्लेंट जो उसने मजिस्ट्रेट के सामने की है तो उसमें पुलिस अफसर की रिपोर्ट शामिल नहीं है। पुलिस अफसर की रिपोर्ट क्या होती है? FIR। अगर तो वो डायरेक्ट थाने में जाता तो वो पुलिस अफसर की रिपोर्ट होती, उसमें FIR जो है वो शामिल होती। लेकिन क्यों वो थाने नहीं गया? क्रिमिनल प्रोसीजरल में कानून को हरकत में लाने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप पुलिस में जाके FIR कटवा सकते हैं, दूसरा आप मजिस्ट्रेट के सामने जाके रिटर्न में या ओरली उसको बुला के FIR कटवा सकते हैं। ये बहुत अहम चीज़ है, मजिस्ट्रेट को ये अथॉरिटी दी हुई है। बाद बात कोई आदमी जो है उसकी थाने वाले जो हैं वो
FIR नहीं काटते, उसकी कंप्लेंट जो है वो रिसीव नहीं करते, या जो है वो किसी के असर रसूख की वजह से या वैसे पैसे लेने की वजह से या उससे रिश्वत मांगते हैं, तो वो बंदा मजिस्ट्रेट के सामने जाके अपनी FIR जो है वो कटवा सकता है। और इसके अलावा एक तीसरा तरीका वो CRPC के सेक्शन जो है 22B और A के तहत जस्टिस ऑफ पीस के नाते सेशन जज में पिटीशन जो है वो भी फाइल कर सकता है कि जी थानेदार को या SHO जो कंसर्न थाने का है उसको ये मेरी FIR काटने के लिए कहा जाए और उससे पूछा जाए कि वो मेरी FIR जो है वो क्यों नहीं काट रहा। इसके बारे में आगे नेक्स्ट जो है वो पूरा ब्रीफ एक लेक्चर होगा। ये जो सेशन कोर्ट में हम पिटीशन जो है वो फाइल करते हैं, उस सूरत में जिस वक्त कोई पुलिस ऑफिसर जो है हमारी FIR नहीं काट रहा होता या नहीं सुन रहा होता, वो बहुत अहम टॉपिक है। उसके ऊपर इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट जो है वो लेक्चर जब उसका आएगा तो उसके ऊपर जो है हम पूरा अपना जो है वो लेक्चर वो देंगे, वो सारी चीज़ जो है वो सामने आ जाएगी। नेक्स्ट इसका जो सब सेक्शन J है उसमें हाई कोर्ट के बारे में वो बता रहा है कि हाई कोर्ट मीन द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील और रिवीजन फॉर अ प्रोविंस, जिसमें ये चीज़ बताई जा रही है कि क्रिमिनल की सूरत में हाई कोर्ट जो है वो एक एपलेट कोर्ट है और हर सूबे की जो सबसे बड़ी अदालत होती है उसको हाई कोर्ट कहते हैं। जैसे हमारे सूबों में सूबा सिंध की सिंध हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट, और हमारा जो इस्लामाबाद कैपिटल है उसकी स्पेशल इसके अंदर भी मेंशन किया हुआ है कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जो है उसकी भी अपनी हाई कोर्ट है। तो इस तरह ये हमारे जितने 4 सूबे हैं और इस्लामाबाद की हाई कोर्ट्स मिला के, और अभी ये गिलगित बल्तिस्तान की हाई कोर्ट जो है वो भी इसमें शामिल हो गई है। तो ये 6 हाई कोर्ट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, जो सूबे की सबसे बड़ी अपील एपलेट कोर्ट होती है, और या इसमें इसको रिवीजन का जो है वो इख्तियार होता है। नेक्स्ट इसका सेक्शन है कि इंक्वायरी। इंक्वायरी इंक्लूड्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। के इंक्वायरी में वो ये चीज़ बता रहा है कि मजिस्ट्रेट के सामने जो ट्रायल हो रहा है होता है, उसके अलावा वो इंक्वायरी में शामिल नहीं होता। उसके अलावा जो भी चीज़ें जो है पुलिस फाइंड करती है और वो चलान में पेश करती है, वो अपनी रिपोर्ट CRPC सेक्शन 173 के तहत जो है वो देती है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं उसमें जो भी उसने इन्वेस्टिगेशन की है जो भी वो सारी इंक्वायरी के ज़ुमरे में वो शामिल होगी। इसको इंक्वायरी कहते हैं। नेक्स्ट है इसका इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में थोड़ा सा फ़र्क है, वो इसीलिए ये हमें बता रहा है कि इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड, कि जो भी प्रोसीडिंग इस कोड के तहत की जाएंगी फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, जो कोई ऑफेंस हुआ है उसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठे करने के लिए, कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन अ मजिस्ट्रेट, के जो भी पुलिस ऑफिसर किसी जुर्म के खिलाफ एविडेंस इकट्ठे करने के लिए जो भी तफ्तीश करता है उसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, और इसमें मजिस्ट्रेट जो है शामिल नहीं होता, ये अदर देन मजिस्ट्रेट है। हु इज पुलिस ऑफिसर कौन? हु इज अथराइज्ड बाय अ मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ, के जो मजिस्ट्रेट है वो अथराइज करता है पुलिस ऑफिसर को कि वो ऑन बिहाफ ऑफ मजिस्ट्रेट इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करे और इस जुर्म के खिलाफ जितने भी एविडेंस हैं वो ला के मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करे। आगे इसका सेक्शन है, काफ़ी लंबी है, इसमें वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। बाकी इंशाल्लाह वो जो इसके अंदर जो इसके सेक्शंस हैं उसको हम दूसरी वीडियो में
जो है वो फर्दर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह जो ये हमने CRPC को स्टडी किया है इसकी आपको समझ आई होगी। अगर कोई किसी किस्म की क्यूरी हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम।